Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we will continue with chapter number 3, Politics of Planned Development. This is the last video lecture of this chapter. In this part we will discuss some new added topics like Niti Aayog and the National Development Council (NDC). In the previous lecture of this chapter we have discussed Green Revolution and the White Revolution. So let's begin with Niti Aayog. The full form of Niti Aayog is National Institution for Transforming India. You have to underline this. This is the full form of Niti Aayog, and it is a policy think tank. Policy think tank means the views regarding to policy making. Okay, the future course of development of the country and all these things will be thought upon. सब कुछ अच्छे से सोचा जाएगा, मीन्स मतलब ब्रेन स्ट्रॉमिंग होगी पूरे तरीके से कि कैसे हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बननी है, कैसे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बननी है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों पे सोच विचार. ओके, दैट वॉज एस्टिब्लिश टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यू नो वेल दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी हैव. जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका जुडिशियस जो है वो यूज़ होगा और डेवलपमेंट होगा एनवायरनमेंट को डैमेज करे बिना. डेवलपमेंट तो होगा लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया जाएगा. तो दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब यहाँ से आप समझेंगे, देखिए इट इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक. एक पॉलिसी थिंक टैंक था ये नीति आयोग है, मतलब दैट वॉज एस्टिब्लिश टू, जिसको एस्टिब्लिश किया गया क्या अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए. गोल थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पहले फेडरलिज्म आपको क्लियर होना चाहिए. फेडरलिज्म समवेयर दैट इन आवर कंट्री दैट यूनियन गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन द सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती हैं. अब यहाँ पे बात कही गई है किसकी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन्स कि स्टेट के कॉपरेशन से जो भी प्लानिंग होगी, जो प्रोग्राम बनाए जाएंगे विद द कॉपरेशन ऑफ द स्टेट्स. मीन्स मतलब स्टेट्स विल बी इक्वल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉलिसीज एंड ऑल द प्लानिंग्स. स्टेट और सेंटर जो हैं वो दोनों मिल के काम करेंगी. जैसे पहले 5 ईयर प्लान में क्या था कि जितनी भी हमारी ये इसी पैटर्न पे थी, फेडरलिज्म वाले पैटर्न पे थी हमारी 5 ईयर प्लान्स जो पॉलिसी थी. अब 5 ईयर प्लान पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. और उसकी जगह पे आ गया है अब नीति आयोग. 5 ईयर प्लान की जगह पर नीति आयोग आ गया है. तो वहाँ पे क्या होता था 5 ईयर प्लान्स के अंदर कि जो भी पॉलिसीज़ थी वो बनाई जाती थी यूनियन गवर्नमेंट को ध्यान में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती थी और वहाँ पे सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती थी. और फिर वो उसकी मतलब स्टेट्स में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल जो हमारा ग्रास रूट लेवल है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाता था. तो पूरा काम बनाने का किसके पास था, यूनियन गवर्नमेंट के पास. तो अब यहाँ पे नीति आयोग में क्या है, बेसिकली ये 3 जो है की है जो अचीव करनी है. नंबर 1 इज़ दैट पॉलिसी थिंक टैंक होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर पॉलिसीज़ में मेकिंग होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होना चाहिए. एंड नंबर 3 इज़ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए. मीन्स द कोऑपरेशन ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के कॉपरेशन से पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाई जाएंगी. सो दैट इज़ द मीनिंग. ओके, सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन. अब ये हेल्दी कंपटीशन जो है वो क्रिएट करता है अमंग द स्टेट के बीच में बाय अडॉप्टिंग ए बॉटम अप्रोच. बॉटम अप्रोच मीन्स, देखिए बॉटम अप अप्रोच देर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोच. द फर्स्ट वन इज़ द टॉप टू डाउन. ओके, टॉप टू डाउन में क्या आता है कि सेंटर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट सारी पॉलिसीज़ बनाएगी, सारी प्लानिंग बनाएगी और उसको पहुंचाया जाएगा इसकी दूसरी यूनिट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक या बाकी यूनिट तक पहुंचाया जाएगा. वो होती है हमारी टॉप टू बॉटम अप्रोच. अब बॉटम अप अप्रोच क्या है कि इसको ग्रास रूट लेवल से शुरू किया जाएगा. वहाँ पे रिसोर्सेज देखे जाएंगे, वहाँ पे नीड देखी जाएगी, क्या नीड है और किस चीज़ की पॉलिसीज़ किस तरीके से बनाई जाए. यानी कि पूरी तरीके से जो वर्कआउट होगा वो हमारा ग्रास रूट लेवल से शुरू होगा और फिर वो अपर तक जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच.
नीचे से शुरू होकर, यानी कि विलेज लेवल से काम शुरू होकर एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है। यानी कि प्लानिंग का डिसेंट्रलाइजेशन कर देना, सिर्फ एक यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ ना रहे, जितनी भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके हाथ में भी पावर हो और वो भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें, इनकी पूरी प्लानिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करें और ग्रास रूट लेवल तक सारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ को शुरू किया जाए। और बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि नीचे से लेकर ग्रास रूट लेवल से शुरू करके ऊपर तक इसको ले जाया जाए। तो नीति आयोग जो है वो अप्रोच करता है, बॉटम अप अप्रोच को अडॉप्ट करता है। एंड द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और वर्क करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री, क्योंकि पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन पूरा होना चाहिए, चाहे वो स्टेट है चाहे वो सेंटर है, हर एक का प्रॉपर पार्टिसिपेशन इसके अंदर होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नीड ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग लाने की ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी? स्टूडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मॉडल, एक सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड ऑन था, एज वी हैव टॉक्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, कि जो हमने पढ़ा था ना लेटर डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि जो मिसेस इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो पूरे तरीके से सोशलिज्म आइडियोलॉजी चाहती थी, कि समवेयर शी वॉज टिल्टेड टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म, कहीं ना कहीं सोशलिज्म आइडियोलॉजी वो चाहती थी जिसके अंदर रिसोर्सेज को इक्वली डिवाइडेड किया जाए, यानी कि पूरी तरीके से सेंटर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो इसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था बैंक्स का, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करती जा रही थी। तो पूरी तरीके से आज़ादी के बाद जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो किस पे बेस्ड ऑन था, हमारे सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड ऑन था, फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया था 1991 में, हमने लिबरलाइज कर दिया था ट्रेड को, क्योंकि जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो थी कमांड इकोनॉमी, तो कमांड इकोनॉमी से हम शिफ्ट हो गए थे मार्केट इकोनॉमी की तरफ, ग्लोबलाइजेशन में हमने कदम रख दिया था, तो एक तरीके से लिबरलाइज कर दिया था अपने ट्रेड को। तो इस टाइम पे ज़रूरत थी क्या करने की, बेसिकली इस ग्लोबलाइजेशन इरा के अंदर एक कंपटीशन को फेस करना था हमें, दैट वाज द एटमॉस्फेयर ऑफ द कंपटीशन इन साइंस, कंपटीशन इन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज़ में हमने कंपटीशन को फेस करना था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, हमने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो जाए, ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकली भी होता है, इकोनॉमिकली भी होता है, कल्चरली भी होता है। तो पूरे तरीके से हमें जब ग्लोबलाइजेशन के इरा में हमने जब कदम रख दिया था 21st सेंचुरी में, तो जो ये हमारी प्लानिंग कमीशन था ना, हमारा जो था पहले से, इट वाज गोइंग टू बी इनइफेक्टिव एंड इररेलेवेंट, ये पूरे तरीके से अब हमारा असरदार नहीं रह गया था। सो प्लानिंग वॉज डन फ्रॉम द सेंटर एंड द कमांडिंग टू द ओल्ड स्टेट। यहाँ पे क्या था, यूएसएसआर का जो मॉडल था, सोवियत मॉडल्स, प्लानिंग जो थी वो की जाती थी सेंटर से और वो कमांड दी जाती थी बाकी सभी की सभी स्टेट को। तो कहीं ना कहीं पर ये जो था वो हमें इररेलेवेंट या इनइफेक्टिव होता नज़र आ रहा था। तो अब अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी इस प्लानिंग कमीशन को चेंज करने के लिए। सो पार्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ कॉपिंग विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जो हम फेस कर रहे थे, इफ़ वी वांट दैट इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने, तो उसके लिए कुछ चेंजेस लाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो चेंजेस ऐसे ही लाए जा सकते थे क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम थी। हमारा जो प्लानिंग कमीशन था उसके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम जो थी वो हमने फेस की थी, वो अभी मैं बताऊंगी आपको कौन सी प्रॉब्लम थी। तो चलो पहले प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। जो पहले प्रॉब्लम थी वो क्या थी, एक तो जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी हमारी, जो 5 ईयर प्लानिंग में बेसिकली क्या था कि 5 साल के लिए प्लानिंग डिसाइडेड होती थी, अब वो ये अचीव होंगी
5 साल में नहीं होंगी, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, कुछ तो ऐसी होती थी जो 5 साल के बाद तक भी पूरी नहीं हो पाती थी, मीन्स हम उनको अचीव नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसी होती थी जो 1-1.5 साल में ही पूरी हो जाती थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें यहाँ पे आ रही थी। सो जो प्लान्स थी वो प्रॉपर फिट नहीं हो रही थी सिस्टम में, कि कोई तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म थी, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी। तो इस वजह से एक तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, जो प्लानिंग कमीशन है दैट वाज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी प्लानिंग कमीशन को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। इंस्पाइट दैट इट वाज गोइंग टू बी मोर पावरफुल। पूरी की कितनी स्टेट को, कौन सी स्टेट को कितनी ग्रांट देनी है, ये सब डिसाइड जो है वो प्लानिंग कमीशन ही करता था। यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर होता जा रहा था प्लानिंग कमीशन। तो ये सब प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी। सो इसको चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत थी, राइट। तो अब क्या हुआ, दैट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन द 15 अगस्त 1940, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे मिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे, तो उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच में ही, जो कि 15 अगस्त 1914 को दिया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द अबोलिशन ऑफ द प्लानिंग, दैट वी आर अबोलिशिंग द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हम अबोलिश कर रहे हैं पूरे तरीके से। एंड द नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड दैट वॉज एनफोर्सिंग फ्रॉम द January 1, 2015, जो पूरे तरीके से 1 जनवरी 2015 से लागू होना शुरू हो जाएगा। तो अपने फर्स्ट स्पीच के अंदर ही प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस कर दिया था कि प्लानिंग कमीशन के प्लेस पर अब नीति आयोग आ गया है। तो अब नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से ही जो है वो लागू कर दिया जाएगा, राइट। So next one is the objective. What were the objective of the planning commission? So what were the objectives? Objectives में सबसे पहला पॉइंट आपका है कि to evolve a shared vision of national डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़। मीन्स मतलब नेशनल डेवलपमेंट को प्रायोरिटीज़ दी जाएगी, सेक्टर्स एंड द स्ट्रेटजीज विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ जो नेशनल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाएगी। ओके, ये इसका जो था वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहा है। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। पूरी तरीके से कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसको अडॉप्ट किया जाएगा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड द मैकेनिज्म विद द स्टेट ऑन ए कॉन्टीन्यूस बेसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है प्लानिंग करने में ही हमने उसको सपोर्ट किया, स्टेट को पूछा, उसके बाद जितनी प्लानिंग की जो भी कुछ किया वो अपने आप ही कर लिया। मीन्स पूरे तरीके से सपोर्ट ली जाएगी, जितने भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जितना भी मैकेनिज्म जैसे भी होगा, जिस बेसिस पर भी किया जाएगा, ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होगा। ये नहीं कि एक बार हो गया स्टेट के साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एक बार अडॉप्ट कर लिया उसके बाद नहीं किया। रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट मेक ए स्ट्रॉन्ग नेशन, और ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेट है वही निर्माण कर सकती है एक स्ट्रॉन्ग नेशन का। ओके, सो थर्ड वन इज टू एंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेशली रेफर्ड टू इट। उन पे के ऊपर फोकस किया जाएगा जो इसको स्पेशली रेफर किए गए हैं। दैट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड द नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड द पॉलिसी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी है कि भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है एंड द चाइनीज़ कंपनीज ऑल्सो वर नॉट एंटर्ड इन द टेंडर ऑल्सो। कई सारी कंपनी का उनको टेंडर भी नहीं मिला है। तो ये सब इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में। ठीक है, कि इकोनॉमिक भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी में ही उसको मर्ज कर दिया गया है। तो एक तरीके से अब अलाइन हो गया है ये, इसका दोनों मिलके काम करेंगे, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड द नेशनल सिक्योरिटी। पहले ये अलग अलग उसमें वर्क में काम करते थे कि ग्लोबलाइजेशन के एरिया में जो MNCs थी उनको अलग रखा जाता था, नेशनल सिक्योरिटी को अलग रखा जाता था। लेकिन अब नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को अलाइंस कर दिया, इसका अलाइंस बना दिया है दोनों का। ओके,
So the next one is to design strategic and the long term policies and programs. long term policies and programs बनाने, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमने इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया और थोड़े ही समय तक वो पॉलिसी प्रोग्राम टिक पाए, उसके बाद मतलब वो पूरी तरीके से ख़राबी हो गई एक तरीके से देखा जाए तो पूरे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज प्रोग्राम बनाए जाएंगे, फ्रेमवर्क एंड द इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर, उनको टाइम टू टाइम देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उनकी प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा एंड देयर एफिकेसी, कि कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है उनके अंदर, कितने ज़्यादा वर्क कर रही हैं, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम देखी जाएंगी, मॉनिटर की जाएगी। एंड द लेसन लर्न थ्रू मॉनिटरिंग, और जो मॉनिटरिंग से और उसके फीडबैक से जो कुछ भी सीखने को मिलेगा विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट, उसको यूज़ किया जाएगा कुछ और इनोवेटिव उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार उसको बना दिया और छोड़ दिया कि हमने ये प्लानिंग कर दी। अगर टाइम टू टाइम देखा जाएगा, अगर उसमें लग रहा है कि इस प्रोग्राम में, इस पॉलिसीज़ में कुछ कमियां आ रही हैं, तो उसको मिड कोर्स करेक्शन उसमें की जाएगी, इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शंस। जैसे ही बीच में प्रोग्राम हमें पता चला कि यहाँ पे ये कमियां रह गई, उसके फीडबैक से और मॉनिटरिंग से, तो कुछ जो की जाएंगी, इनोवेशन की जाएंगी, कुछ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर लाई जाएंगी। ये नहीं है कि एक बार उसको बनाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग में आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो रहेंगे चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। The Prime Minister of India is the ex officio chairman of the Niti Aayog and he appoint the voice chairperson of the नीति आयोग। अब voice chairperson को, वो chairperson है और voice chairperson को कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर विल अपॉइंट द वॉइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। अब पहले इसकी कमेटी समझ लीजिए, इसकी दो काउंसिल रहेंगी। फर्स्ट काउंसिलिंग होगी द गवर्निंग काउंसिल एंड द सेकेंड वन द रीजनल काउंसिल। तो जो गवर्निंग काउंसिल है वो कंपोज्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ओके, ऑफ द ऑल द स्टेट, जिसके अंदर होंगे सारी के सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के सारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो रहेंगे, और यूनियन टेरिटरीज़ लाइक जो दिल्ली और पुडुचेरी उनके होंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ना दिल्ली के अंदर। तो इनके चीफ मिनिस्टर इन यूनियन टेरिटरीज़ के और बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नर्स इसके अंदर शामिल होंगे, और सारी जितनी भी स्टेट हैं भारत में सारे के सारे चीफ मिनिस्टर इसके अंदर बैठेंगे, इसका हिस्सा रहेंगे। एंड दैट वॉज प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर क्या रहेंगे? चेयरपर्सन रहेंगे इस कमेटी के, इस काउंसिल के। और जो सेकेंड हमारी काउंसिल है दैट इज़ द रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल में एक पर्टिकुलर रीजन को लिया जाएगा, लाइक द सदर्न रीजन को ले लिया, वेस्टर्न रीजन को ले लिया, राइट, नॉर्दर्न रीजन को ले लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर सदर्न रीजन की काउंसिल बनाई गई है तो सदर्न, भारत के सदर्न रीजन की काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो जितनी भी सदर्न रीजन के अंदर जितनी भी स्टेट आती हैं उन सब के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, द पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज जो उस रीजन के अंदर आती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सब बैठेंगे और यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया जाएगा पर्टिकुलर रीजन्स की प्रॉब्लम के बारे में, कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको मोर इफ़ेक्टिव, मोर पावरफुल बनाया जा सकता है, क्या यहाँ की पर्टिकुलर डाइवर्सिटी है, क्या लैंग्वेज है, कल्चर है, उसके बेसिस को ध्यान में रखते हुए आगे इम्प्रूवमेंट फर्दर लाई जाएंगी। तो बेसिकली ये रीजनल जो काउंसिल है ये बनाने का मेन एम यही है, मेन गोल यही है कि एक पर्टिकुलर रीजन्स की कस्टम, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे वर्कआउट किया जा सके। ओके स्टूडेंट, as I told you that the Prime Minister appoint the Vice Chairperson of the Niti Aayog. So you have to note down this. The first Vice Chairperson of the Niti Aayog was Arvind Panagiria. ये आपको जो मैंने मटेरियल दिया है, स्टडी मटेरियल, उसके अंदर ये मेंशन है, तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट चेयरपर्सन रहे थे नीति आयोग के वो कौन थे? अरविंद पनागिरिया। और जो करंट अभी नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, तो ये आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के जो मेन फंक्शन है दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द नीति आयोग इज़ द डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। ओके, डिज़ाइन
पॉलिसी एंड द प्रोग्राम फ्रेमवर्क। देखो जैसे 5 ईयर प्लान के अंदर 5 साल के अंदर प्लानिंग बनानी होती थी कि 5 साल के अंदर हम ये चीज़ें अचीव कर लेंगे, लेकिन नीति आयोग में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती है लॉन्ग टर्म होती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है 3 टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं। पहला है हमारा 3 ईयर प्रोजेक्ट पेपर रहेगा, कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 3 इयर्स में कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा 7 ईयर पॉलिसी पेपर, कि जो कुछ प्लानिंग है जो 7 साल के अंदर अचीव की जानी है। और फिर आएगा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये अलग अलग हमारी स्ट्रेटेजी रहेंगी इसके अंदर, डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क के अंदर 3 ईयर, 7 ईयर एंड द 15 ईयर। वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम से देखा जाएगा कि किस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होने में बेसिकली कितना टाइम लगने वाला है। ये नहीं कि बस 5 साल का टाइम दे दिया और चाहे वो अचीव हो या ना हो, मतलब इनको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग किया जाएगा, अचीव किया जाएगा जितना भी गिवन टाइम रहेगा। Okay, after that the second one is the foster cooperative federalism. As I told you, cooperative federalism means मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही पावर रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाएगी। मीन्स मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होगा प्लानिंग्स का, बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अडॉप्ट की जाएगी। So this was the second function and third function is monitoring and evaluation। देखिए पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, देखा जाएगा कि अगर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ में कुछ कमी लग रही है तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बार जो प्लानिंग कर ली वो एज इट इज़ प्लानिंग रहेगी। 7 साल के लिए जो पॉलिसीज़ पेपर बनाए हैं, अगर उसमें बीच में कुछ कमियां लगी, मान लो 4 साल तक काम किया, 4 साल के बाद कुछ कमियां लगी उसको मॉनिटरिंग करने के बाद, तो उसके बाद वो चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एज इट इज़ उस पर वर्क होगा, चाहे उसके बेनिफिट हो या ना हो। फाइन। सो लास्ट वन इज़ द थिंक टैंक। एज आई टोल्ड यू अबाउट द थिंक टैंक एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, कि बेसिकली पॉलिसीज़ को पूरे तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, व्यूज़ रिगार्डिंग टू पॉलिसीज़ मेकिंग होंगे एंड द फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विल बी डिसाइडेड एंड दैट ऑल थिंग विल बी थॉट अपॉन। सब चीज़ों को जो है अच्छे से सोचा जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा दैट शुड बी लॉन्ग टर्म पॉलिसी और द शॉर्ट टर्म पॉलिसी। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर द नीति आयोग। हमने उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, कंपोजिशन, राइट, ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड दैट मैटर विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे। तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है क्या? नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसको बनाया गया था 6 अगस्त 1952 में। किस लिए बनाया गया था? टू स्ट्रेंथन एंड द मोबिलाइज द एफर्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान मेड बाय द प्लानिंग कमीशन। देखिए 1952 में, क्योंकि 1951 में हमारा फर्स्ट प्लानिंग कमीशन आया था, तो उस तभी इसको बनाया गया था प्रॉपर ये चेकआउट करने के लिए, देखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को, और क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को in all the vital spheres and to ensure the balance and the rapid development of all parts of the country। ये सब गोल जो है अचीव करने के लिए इसको बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर कौन थे? इसके अंदर आते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड देयर सब्सटीट्यूट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। मीन्स मतलब जो भी रिप्रेजेंट करेगा यूनियन टेरिटरी को वो सब, चाहे वो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये सब इसके मेंबर रहेंगे प्लानिंग कमीशन के। तो अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 2012 में हुई थी इसकी लास्ट मीटिंग, और उसके बाद से ये अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा। हालांकि अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिजोल्यूशन ऐसा आया नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसकी रिकमेंडेशन आ चुकी है कि इसको जो है पूरे तरीके से अबोलिश कर दिया जाए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को अबोलिश कर दिया जाए। तो जैसे ही इसकी रिजोल्यूशन आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसको पूरे तरीके से अबोलिश कर दिया जाएगा।
तो आपका लर्न करने के लिए यही सब चीज़ है, सिर्फ यही है इस टॉपिक में जो आपको करना है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ने जिसको बनाया था 6 अगस्त 1952 में, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब वो वर्क नहीं कर रहा, राइट। So that's all about today's lecture. We have discussed the newly added topic and hope the topics which we have discussed today clear to you very much. And the notes also I have sent you on your WhatsApp groups. So thank you for being with me. With this we have completed this chapter.